हेलो बच्चों, आज हम राजस्थान बोर्ड के कक्षा 10 के गणित के मॉडल पेपर को हल करके देखते हैं। हमारा गणित का पेपर 4 अप्रैल को फिक्स है। ये बिल्कुल बोर्ड के पैटर्न पर ही आधारित बनाया गया है। इसमें आप देखेंगे आपकी क्या स्थिति है। आप हमारे साथ साथ हल भी कर सकते हैं और अपने आप को मिला भी सकते हैं कि आपकी इसमें क्या स्थिति बनी। इतना तो नहीं है कि इस पेपर का जो सारा मैटर है वो आपकी बोर्ड परीक्षा में पूरा आ जाए, लेकिन इतना ज़रूर है कि समथिंग इसके आसपास ही आएगा। आप जितने नंबर इस बोर्ड परीक्षा में ला पाएंगे उतने ही आप अपनी जो मेन परीक्षा होगी 4 अप्रैल को उसमें भी ला सकते हो। देखिए, पहले प्रश्न से करके देखते हैं। इसमें प्रत्येक प्रश्नावली को उतने ही नंबर की टच किया गया है जितने नंबर की वो बोर्ड परीक्षा में आएगी, और जैसे प्रश्न वहां से आएंगे वैसे ही प्रश्न इसमें बनाए गए हैं। अपन पहले प्रश्न को देख लेते हैं। 14/35 संख्या है शांत, अशांत, आवर्ती, अशांत, अनावर्ती और इनमें से कोई नहीं। तो देखिए, ऐसे नहीं है डायरेक्ट हमने अगर 35 को गुणनखंड कर लेंगे हम 35 के 5 का भाग जाएगा 7 बार और 7 का दिया 1 बार। ये लिख रहा है 14/35। हमने देखा 14/35 की जगह पे लिख दिया 5 × 7। अब आपको इतना ज्यादा उत्साहित नहीं होना है 7 को देख के डायरेक्ट ही आपने 7 देखा और अशांत लिख दिया, ऐसा नहीं करना है आपको। पहले ये देखना है कि नीचे वाली संख्या से कहीं ऊपर वाली संख्या कट तो नहीं रही है। 7 का भाग इसमें चला जाता है, 7 दूना 14। ये संख्या हमारे पास केवल 2/5 बची। अगर हर में कहीं 2 या फिर 5 आए, केवल 2 और 5 ही आए तो वो शांत संख्या कहलाती है। अगर इनके अलावा कोई संख्या आती है तब वह संख्या अशांत होगी। तो इसका मतलब है पहले का जो आंसर होगा वो शांत संख्या होगा। ठीक है। दूसरा देखिए, x⁴ है -5x + 6 में शून्यकों की अधिकतम संख्या क्या होगी। सीधी सी बात है, किसी भी समीकरण में जितनी घात होती है उतने ही शून्यक होते हैं। तो इस समीकरण को देखेंगे, सबसे ज्यादा घात इसमें 4 लगी हुई है, तो इस पूरे समीकरण में कितने शून्यक बनेंगे? 4 ही शून्यक बनेंगे। इसमें ऑप्शन डी सही है। ठीक है। अगला देखिए, ऐसा सवाल बिल्कुल आएगा, हो सकता है डायरेक्ट सवाल दे दे, हो सकता है आवासादा आपके लिए दे दे वो। A1/A2 बराबर B1/B2 और इज नॉट इक्वल टू C1/C2। ऐसी आपने 3 स्थिति पढ़ी होंगी। तब एक बार ये दोनों के दोनों बराबर हों, A1A2 B1B2 C1C2 आपस में सभी बराबर हों, तब ये रेखाएं समपाती होती हैं और अनेक हल बनते हैं। समपाती, एक रेखा के ऊपर दूसरी रेखा बन जाए तो उसको समपाती बोलते हैं। ऐसे टाइम पर अनेक हल उसके बनेंगे। जब ये आगे वाला A1/A2 इसके B1/B2 के बराबर नहीं हो तो प्रतिच्छेदी रेखाएं होंगी और एक हल होगा। और अगर आगे वाला ये बराबर है और पीछे वाला बराबर नहीं है तो इसका मतलब है समांतर रेखाएं बनेंगी। कैसी रेखा बनेंगी? समांतर रेखा। और समांतर रेखाओं का कोई हल नहीं होता है, असंगत होती हैं ये रेखाएं। जब आपस में काट ही नहीं रही हैं तो इसका कोई भी हल नहीं होगा। तो इसका मतलब है इन अनुपातों की तुलना हो तो रेखा परस्पर कैसी बनेंगी? समांतर रेखाएं। ठीक है। 2x² + x - 4 के मूल होंगे। अब देखो, मूल देखने के लिए हमें एक सूत्र का उपयोग करना होता है, b² - 4ac। इसका मतलब है इसमें a बराबर क्या है? a बराबर है आपका 2, b बराबर है आपका 1 और c बराबर है -4। इसमें रख के देख लेते हैं। b की जगह पे 1, तो 1 का स्क्वायर -4 की जगह 4, a की जगह पे 2 और ये ऋण 4, 1 एकम 1, माइनस का गुणा माइनस किया प्लस हो गया, 4 चौका 16 दूना 32, आंसर आ गया प्लस का 33। अगर हमारा प्लस का आंसर आए तो इसका मतलब ये अंडर रूट में होता है, b² - 4ac। अगर अंडर रूट में प्लस की संख्या आ गई तो इसका मतलब अंडर रूट कहीं ना कहीं जाके तो निकल सकता है। तो इसका मतलब हो गया इसके जो मूल होंगे वो वास्तविक होंगे। वास्तविक, और वास्तविक के साथ साथ कैसे होंगे? भिन्न। अगर यहां पे 0 आंसर आता तो वास्तविक भी होते लेकिन भिन्न नहीं होते, समान होते। और यहां पे माइनस का आंसर आता तो ये अवास्तविक होते। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? वास्तविक। ठीक है। देखिए, √2 5वें प्रश्न को देखिए। ऐसा प्रश्न अगर वो दे दे तो क्या करेंगे? √2, √8, √18, √32, ये संख्याएं, ये जो श्रेणी है वो कैसी है और इसका सारवंतर क्या है?
देखिए अपन इसको देखते ही ऐसे नहीं करें 8 में से 2 घटा दिया 6 बच गया, 18 में से 8 घटा दिया 10 बच गया, 32 में से, ये ऐसे नहीं। अगर ऐसे करेंगे तो फिर तो ये कोई सी भी श्रेणी नहीं हुई, समांतर भी नहीं हुई और गुणोत्तर भी, और वैसे ऐसे घटाव होता भी नहीं है। जब कोई संख्या अंडर रूट में होती है तो वो चर की तरह व्यवहार करती है। पहले हम इसको ऐसा करते हैं, गुणनखंड में बदल लेते हैं, इसके गुणनखंड करके अगर कोई संख्या इसमें अंडर रूट की बराबर बराबर आती है तब फिर हम इसको हल करेंगे। आगे है अंडर रूट 2, 8 के गुणनखंड कर लो। यहां पे 2 का भाग दिया कितनी बार, 4, 2 का दिया 2 बार, 2 का दिया 1 बार, तो एक जोड़ा बन गया, तो 2 अंडर रूट 2। ऐसे इसको करेंगे तो ये हो जाएगा 3 अंडर रूट 2, और इसको करेंगे तो 4 अंडर रूट 2। तो देखिए यहां पे 1 अंडर रूट 2, फिर 2 अंडर रूट 2, फिर 3 अंडर रूट 2, फिर 4 अंडर रूट 2। इसका मतलब है सारवंतर हो गया इसका अंडर रूट 2। अंडर रूट 2 में अंडर रूट 2 जोड़ दिया तो 2 अंडर रूट 2, इसमें अंडर रूट 2 जोड़ दिया तो 3 अंडर रूट 2। ठीक है, तो सारवंतर अगर निकल गया अंडर रूट 2 तो इसका मतलब समांतर श्रेणी होगी अंडर रूट 2 और समांतर श्रेणी। ठीक है, इसको आप अगर ऐसा सवाल आ जाता है तो आप ऐसा नहीं है डायरेक्ट घटा दें तो ये आंसर आपका गलत हो जाएगा। ठीक है, 2 समरूप त्रिभुजों की भुजाओं का अनुपात 4:9 है। भुजाओं का अनुपात क्या है, 4:9। अगर देखो, अगर भुजाओं का अनुपात हमारे लिए दे रखा है और समरूप त्रिभुज हैं तो उनका क्षेत्रफल क्या होगा, तो तुम जानते होंगे एरिया ऑफ पहला त्रिभुज जैसे कि एबीसी और एरिया ऑफ पी क्यू आर दूसरा त्रिभुज अपन ने मान लिया, ये इनकी भुजाओं के, जैसे कोई सी भी भुजा ले ली ए बी और इधर से ले लिया पी क्यू, इसके किसके बराबर होता है, स्क्वायर के बराबर होता है। तो 4 का स्क्वायर कितना हो गया 16 और 9 का स्क्वायर कितना हो गया 81। तो ऐसा नहीं है 81 और 16 को सही नहीं करके आना आपको, तो इसको जैसे अनुपात इसमें दे रखे ऐसे ही करना, 4 चौका 16 और 81, इसमें डी आंसर हो जाएगा। ठीक है, देखो क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, 2 और -5 की एक्स अक्ष से दूरी क्या है। देखो एक्स अक्ष से दूरी, एक्स अक्ष पे 2 है निर्देशांक, तो एक्स अक्ष से दूरी जो वाई का निर्देशांक होगा वही होगी। एक्स अक्ष से दूरी क्या हो जाएगी -5। हालांकि इसमें माइनस और प्लस दोनों ही हो सकते हैं क्योंकि दूरी हमेशा पॉजिटिव ही होती है, तो इसका आंसर ए भी कर सकते हैं, और ये तो खैर नहीं करेंगे क्योंकि 5 ही होगी। ये ऑप्शन इसने गलत दे दिया, 2 ऑप्शन इसने लगातार दे दिए, तो इसका मतलब है एक्स अक्ष से दूरी क्या हो जाएगी 5। ठीक है, और अगर वो पूछे वाई अक्ष से क्या दूरी है तो वाई अक्ष से 2 है इसकी दूरी। ठीक है, तो देखो अगला, अगला सवाल है आपका 9 सेक स्क्वायर ए, 9 सेक स्क्वायर ए -9 tan स्क्वायर ए। देखो इसको बदल लेते हैं, सेक स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1 + tan स्क्वायर थीटा। तो इसका मतलब क्या हो गया 9 1 + tan स्क्वायर थीटा -9 tan स्क्वायर थीटा। 9 का गुणा 1 से कर दिया तो 9, 9 का गुणा 10 से कर दिया तो 9 tan स्क्वायर थीटा, और ये 9 tan स्क्वायर थीटा। tan स्क्वायर थीटा tan स्क्वायर थीटा दोनों 9 9 है, तो आंसर आ गया केवल 9। ठीक है, इसमें ये वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। अपन को एक डायग्राम बना के इसके ऑप्शंस लिखने हैं, करने नहीं है सवाल। देखो 9वां सवाल, ऐसा सवाल आ सकता है, इसमें से एक छोटा सवाल जरूर आएगा, और छोटा सवाल आएगा वो ऐसा ही सवाल बनता है और कोई बनता भी नहीं है। ये कह रहा है माध्यक, माध्यक दे रखा है इसने 4, बहुलक दे रखा है इसने 6, तो वो कह रहा है माध्य कितना होगा। माध्य देखो इसका सूत्र होता है 3 का गुणा अगर हम माध्यक से कर दें तो ये बराबर होगा किसके, 2 का गुणा माध्य से करना होगा, और इसमें क्या करना पड़ेगा बहुलक जोड़ना पड़ेगा। ठीक है, तो 3 का गुणा माध्यक से करिए तो 3 × 4 बराबर 2 का गुणा माध्य से तो 2 गुणा माध्य, और प्लस में बहुलक क्या है 6, 12, 6 इधर आ गया तो माइनस का 6, ये 12 में से 6 गया तो 6 बचा, 2 का भाग लग जाएगा, कितना आंसर आ जाएगा 3। ऐसा सवाल आपको करके देखना है, हो सकता है ऐसे डायरेक्ट वो ऐसे सूत्र भी पूछ ले, तो सूत्र को ध्यान रखना, 3 × माध्य का बराबर 2 × माध्य प्लस बहुलक। ठीक है, इन हो सकता है इसमें माध्यक पूछ ले, बहुलक पूछ ले, माध्य पूछ ले, जो भी पूछ ले आप इस सूत्र से कर सकते हो। देखिए किसी घटना की प्रायिकता किस किस अंक के बीच में हो सकती है।
देखो अगर कोई घटना घटित हो रही है तो सीधी सी बात है उसकी प्रायिकता होगी 1, और नहीं हो रही है तो उसकी 0। इनके अलावा कोई अक्षर इनके बीच में ही आएगा, वही प्रायिकता होगी। इनके अलावा ना तो ऊपर ना नीचे, इधर कहीं पे भी नहीं जाएगा, तो प्रायिकता होगी 0 और 1 के बीच में। ठीक है, ये वाला ऑप्शन इसमें बिल्कुल राइट है। देखिए आगे ये कह रहा है, प्रेक्षक की आंख से प्रेक्षक द्वारा देखी गई वस्तु को 9 प्रश्नावली का सवाल है। ये 9 प्रश्नावली में से अगर छोटा सवाल आता है तो वैसे ही कुछ सवाल आएगा, तो देख लेना आप। प्रेक्षक की आंख से प्रेक्षक द्वारा देखी गई वस्तु के बिंदु को मिलाने वाली रेखा को आंख से देखी जा रही है, दृष्टि रेखा कहते हैं। क्या कहते हैं? दृष्टि रेखा। ठीक है, स्पर्श रेखा और त्रिज्या के बीच में कितने डिग्री का कोण बनता है? ये स्पर्श रेखा खींच दी और यहां से अगर त्रिज्या बना दी, ये हमेशा 90 डिग्री का बनेगा, त्रिज्या और स्पर्श रेखा के बीच में। देखो इसमें कई सारी हैं, कोई बाह्य बिंदु से 2 स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती हैं। यहां पे जो मिलता है उसको स्पर्श बिंदु बोलते हैं, और त्रिज्या इस पर 90 डिग्री का कोण बनाती है। इसमें हो जाएगा 90 डिग्री। एक घड़ी की सुई 5 मिनट में कितने डिग्री का कोण बनाती है? सिंपल सा प्रश्न है बिल्कुल। 5 मिनट में, देखो 1 मिनट में 6 डिग्री बनाती है, तो 5 मिनट में कितने का बना देगी? 30 डिग्री का कोण। ठीक है, 30 डिग्री का कोण इसमें आंसर हो जाएगा। वृत्त की परिधि तथा वर्ग का परिमाप समान है, तो वृत्त की त्रिज्या क्या होगी? वृत्त की परिधि और वर्ग का परिमाप समान है, तो नहीं, ये गलत है ये प्रश्न। वृत्त की परिधि और वृत्त का क्षेत्रफल होगा ये। ठीक है, वृत्त की परिधि और वृत्त का क्षेत्रफल, वृत्त का क्षेत्रफल समान है, तो वृत्त की त्रिज्या क्या होगी? वृत्त की परिधि क्या होती है? 2πr, और वृत्त का क्षेत्रफल होता है πr²। ठीक है, पाई से हट गया पाई, 1r से हट गया 1r, तो r बराबर हो जाएगा 2 आंसर। ठीक है, इसमें आप कर देना 2। प्रश्न है, वृत्त की परिधि और वृत्त का क्षेत्रफल समान है, तो वृत्त की त्रिज्या क्या होगी? तो 2 आंसर इसमें हो जाएगा। देखो तोरण बिंदु से x अक्ष पर, जैसे हमने यहां पे कोई एक रेखा खींच दी, यहां पे तोरण बना, यहां से जो x अक्ष पर जो भी अंक होता है, इसके निर्देशांक आगे जैसे 5 और 4, एनीवे कुछ भी, तो जो x अक्ष का निर्देशांक होता है वो क्या कहलाता है? देखो तोरण किससे संबंधित है? तोरण माध्यक से संबंधित है, माध्यिका से संबंधित है। तो कुल मिला के जो x अक्ष वाला होगा वो क्या कहलाएगा? माध्यक कहलाएगा। ठीक है, इसमें भर देंगे क्या? माध्यक। प्रश्न 1 से 8 तक हल करिए, प्रत्येक प्रश्न का अंक 1 है, 1 नंबर के प्रश्न है ये। देखो यूक्लिड की प्रमेय 100% आनी है, कोई भी अंक बदल सकता है, लेकिन प्रश्न जरूर आएगा। 2 नंबर का हो सकता है, 1 नंबर का हो सकता है, वो आपको करके आना है। देखो 420 और ये है 120, इसका हमें निकालना है HCF। यूक्लिड की प्रमेय क्या होती है? यूक्लिड की प्रमेय ये होती है a बराबर BQ प्लस R, जहां पे R बराबर 0 होना चाहिए। अगर R बराबर 0 है तो इसका मतलब जो B का मान होगा, छोटा वाला मान, वो क्या हो जाएगा? HCF हो जाएगा। तो देखो जो छोटा होता है वो तो B होता है, और बड़ा होता है वो A होता है। अधिकांश बच्चे ये गलती कर देते हैं, आगे लिख रहा है वो A होगा, पीछे लिख रहा है वो B होगा। ऐसा कुछ नहीं है, आगे हो या पीछे हो, जो बड़ी संख्या है वो A है। A बराबर इसमें 420 और B बराबर कितना है? 120। एक ही जगह पे लिख दिया 420 बराबर 120 इंटू, देखो 120 का 420 में भाग देंगे, 12 एकम 12, 12 दूना 24, 12 तिया 36, 12 चौका 48, 4 बार तो ऊपर निकल गया, तो 3 बार ही देंगे, 12 तिया 36, 360 आ जाएगा। इनका गुणा करेंगे तो 420 में से 360 को घटाएंगे, 60 आंसर आएगा। यहाँ पे 60 बचेगा। आर यहाँ पे 0 नहीं आया, तो पहला स्टेप तो हमारा फेल कर गया, पहला स्टेप हमारा क्या हो गया? फेल हो गया। तो सेकंड स्टेप करेंगे। सेकंड स्टेप में जो बी है उसको ए मान लो, और जो आर है उसको बी मान लो, और 60 का भाग तो इसमें चला ही जाता है, 60 दूना 120, प्लस में बचा 0, आर बराबर 0 आ गया, तो इसका मतलब है HCF क्या हो गया? 60 हो गया। ठीक है, ऐसा बिल्कुल सिंपल सा सवाल आएगा, आप ऐसे सवाल को तो कर ही देंगे, और ये कर भी देना है। ठीक है, ये ही क्वेश्चन हमें पास करवाते हैं। देखो 2x प्लस 3y बराबर 11, 2x माइनस 4y बराबर माइनस 24,
को हल कीजिए और m का वह मान ज्ञात करिए y बराबर mx प्लस 3 हो। देखिए इस क्वेश्चन को अपन हल करते हैं। ये लिख रहा है 2x प्लस 3y, 2x प्लस 3y और बराबर क्या है। दूसरा है 2x माइनस 4y बराबर माइनस 24। किसी भी विधि से अपन हल कर लेंगे, बहुत सारी विधियां हैं इसकी। विलोपन से कर लेते हैं, विलोपन। ठीक है, ये आ जाएगा 2x प्लस 3y बराबर 11, 2x माइनस 4y बराबर माइनस के 24। अगर इनको घटा देंगे तो ये माइनस का, ये प्लस का, ये प्लस का, दोनों कट गए। ये हो गया 7y बराबर, इनको जोड़िए 5 3 35, तो y बराबर हो गया तुम्हारा 35 में 7 का भाग लग जाएगा, आंसर आ जाएगा 5। कहां पे, इसको कहीं पे भी रख दो समीकरण 1 में रखने पर। देखिए 2x प्लस 3 इंटू वाई का मान क्या है 5 और बराबर 11। 2x बराबर पक्षांतर कर देंगे, इसको पक्षांतर 11 में से 5 दिए 15 हट जाएगा। 2x बराबर आ गया माइनस का 4, तो x बराबर 2 का इससे गुणा हो रहा है, भाग लग जाएगा माइनस के 4 में किसका भाग दे देंगे 2 का, तो x बराबर आ गया माइनस का 2। ठीक है, वो एक इसमें बीच में उसने एक प्रश्न कर दिया y बराबर mx प्लस 3, y की जगह पे लिख देंगे 5, m की जगह पे m, x की जगह पे माइनस का 2 और प्लस का 3। 3 इधर आ जाएगा, 5 माइनस का 3 हो जाएगा, माइनस का 2m हो जाएगा। ये हो गया 2 बराबर माइनस का 2m, तो m बराबर हो गया 2 में माइनस के 2 का भाग लग जाएगा, माइनस का 1 आंसर आ जाएगा। नीचे माइनस होता नहीं है, ऊपर अपन ने कर लिया। ठीक है, ये हुआ ये वाला प्रश्न। देखिए ये क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान से करेंगे अपन। इसकी भाषा अगर हमारी समझ में आ गई तो बहुत ही सरल सा सवाल है। देखिए ये कह रहा है 3 8 13, 3 8 13 अप टू 253, अंतिम पद से 20वां पद, अंतिम से 20वां इधर की साइड में करेंगे। तो देखिए a बराबर यहां पे लिख देना अंतिम पद से कौन सा 20वां पद, तो a बराबर क्या हो गया, अंतिम पद को a मानेंगे 253। d बराबर देखो इसमें से इसको घटाओ तो ये 5 आया, लेकिन इसको श्रेणी को अपन चेंज कर रहे हैं, अंतिम से पीछे की तरफ से आगे की तरफ कर रहे हैं, तो कुल मिला के 8 में से 3 नहीं घटाएंगे, 3 में से 8 घटाएंगे तो माइनस का कितना बच जाएगा 5 बच जाएगा। और n बराबर तो तुम्हारे पास है ये कितना 20। an बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, तो a बराबर क्या है, a बराबर 253 प्लस n बराबर कितना है 20 माइनस 1 और d बराबर है माइनस के 5, तो 253 प्लस 19 इंटू माइनस के 5। 253 में से माइनस के 19 पंजे 95 हो जाएंगे, 13 में से 5 के तो 8 और यहां पे बचा तुम्हारा कितना 4, 14 में से 9 गए तो कितना 9 5 14, 158 आंसर आ जाएगा। ठीक है, ऐसे सवाल तो आप कर ही लोगे। देखिए अगला सवाल क्या है, अगले सवाल पर ध्यान देंगे। ये एक त्रिभुज बना हुआ है, इसमें बीच में से एक समांतर रेखा निकल रही है, DE समांतर BC, DE समांतर BC। जब ये समांतर रेखाएं हों तो कुल मिला के दोनों के दोनों त्रिभुज आपस में समरूप होंगे, और समरूप होंगे तो संगत भुजाएं, इसमें अपन प्रमेय लगा लेंगे तो AB का मान इसमें निकाल लेंगे। देखो कैसा है, सिंपल सा सवाल है। चूंकि क्या दे रखा है हमारे लिए DE समांतर BC, ठीक है, थेल्स प्रमेय लगा लो, थेल्स प्रमेय क्या है AD बटे BD बराबर AE बटे EC। देखो AD दे नहीं रखा है इसने, AD बटे BD क्या है, BD है 7.2, AE बराबर है 1.8 और ये है 5.4। वज्र गुणा कर दो तो AD बराबर 1.8 इंटू 7.2 बटे 5.4, 18 से ये कट जाएगा, 18 3 54,
ठीक है, पॉइंट अट गए, 3 ही बचेगा। ठीक है, तो एडी बराबर आ जाएगा 3 दूना 6, 1 हासिल, 3 चौका 12, 2.4। लेकिन उसने एडी पूछा ही नहीं है, इस पर ध्यान देना है कि एडी छाप के आप आ जाओ। देखो उसने क्या पूछा है, ए बी का मान ज्ञात करिए, ए बी। तो ए बी में एडी और बीडी जुड़ जाएंगे, तो ए बी बराबर हो जाएगा 2.4 में कितना जुड़ जाएगा, 7.2 जुड़ जाएगा, 9.6। ठीक है, छोटी छोटी बातों पे ध्यान रखना है, इसको काफी बच्चे भूल जाते हैं, बाद में वो एग्जामिनर इसमें से नंबर हटा लेता है। देखिए 5वां क्वेश्चन देखिए, 10 to a बराबर cot a माइनस 18। 2a एक न्यून कोण है, 2a इज लेस देन 90। ठीक है, तो a का मान ज्ञात करिए। देखो अपन जानते ही हैं कॉट 90 माइनस थीटा बराबर होता है tan थीटा। ठीक है, तो इसकी जगह पे tan थीटा की जगह पे कॉट 90 माइनस थीटा यूज कर देंगे, तो इसकी जगह पे लिखेंगे कॉट कितना 90 माइनस 2a बराबर में क्या है, कॉट a माइनस 18। कॉट से हट गया, कॉट 90 माइनस 2a बराबर a माइनस 18। क्या कर देंगे, पक्षांतर, तो ये आ जाएगा -2a, a इधर आ गया तो माइनस का, माइनस के 18, 90 उधर चला गया तो किसका, माइनस का, माइनस का 3a बराबर आ गया कितना, 108। किसके, माइनस के, माइनस से हट गया माइनस, तो a बराबर आ गया 108 में कितने का भाग लग जाएगा, 3 का, तो a बराबर कितना आ जाएगा, 3 9 18, 36 डिग्री का। ठीक है, कर पाएंगे इस सवालों को। देखो काफी इंपॉर्टेंट सवाल हैं, आपको ध्यान से करने हैं। ऐसे सवाल काफी एग्जाम में आपसे पूछे जाते हैं। देखो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट सवाल आपसे पूछने को देखेंगे आप, यहाँ पे पूछा गया है इसमें 15 मीटर भुजा वाला एक वर्ग है। चित्र जरूर बना के आना है आपको। ये 15 मीटर भुजा वाला एक वर्ग है। घास का मैदान है, एक शीर्ष से, जैसे कि इस वाले शीर्ष से हमने एक खूंटा बांध दिया, इस पर 5 मीटर की रस्सी से गाय बांध दी, क्योंकि टोटली है तुम्हारा 15 मीटर, लेकिन यहां से यहां तक ही बांधिए गाय 5 मीटर तक। कितने मीटर तक, 5 मीटर। तो ये कितने क्षेत्रफल में घास को खाएगी, तो ऐसे करके एक त्रिज्यखंड खाएगी बस। ठीक है, ये भी 5 मीटर। तो देखेंगे सीधा सा है, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल बराबर होता है πr² θ/360। 360। चूंकि वर्ग का प्रत्येक कोण कितने डिग्री का होता है, 90 डिग्री का, थीटा बराबर 90 हो गया, तो पाई की जगह पे 22/7, आर तुम्हारा 5 मीटर है ये, और थीटा की जगह पे कितना 90/360। 0 से हट गया 0, 9 चौका 36, ये आ गया 55 25। चलो और 2 काट लो, 2 यहां से 11, 11 पंजे 55, या फिर ऐसे कर लो 25 से गुणा कर लो, 25 से कम 25 और 25 से कम 25, 26 27, 275 कितना आ जाएगा, 14। इतना ही छोड़ देना। ठीक है, देखो भाग देना चाहो दे लेना, वरना इतना ही छोड़ देना, कोई दिक्कत नहीं है, कोई इश्यू नहीं है। ये हमारे पहले प्रश्न के कुछ ये पहला पेज हमारा क्लियर हो गया, इसको इधर रख देते हैं। आगे देखिए, एक थैले में 5, लास्ट वाली प्रश्नावली से है, 5 काली हैं, 5 कैसी गोली हैं, 5 काली, 2 सफेद और 3 नीली हैं। ठीक है, अपन को प्रायिकता ज्ञात करनी है। गोली काली नहीं हो, गोली काली नहीं है। देखो कितनी गोलियां काली नहीं है, 5 काली हैं, 5 काली नहीं है, कितनी है, 5। कुल गोली ये है तुम्हारी 10, प्रायिकता ये हो जाएगी 5/10, 5 एकम 5, 5 दूना 10। ठीक है, और गोली काली हो तो गोली काली भी 5 ही, 5/10 ही इसका आंसर हो जाएगा, कर लेना। देखो भूमि के एक बिंदु से जो मीनार के पाद से 30 मीटर की दूरी पर है, ये मीनार बना ली, इसके पाद से 30 मीटर की दूरी पर कोई बिंदु है और उन्नयन कोण 30 डिग्री का बना रहा है, तो वो कह रहा है इसकी ऊंचाई क्या है, ABC। ठीक है,
ये देखो थीटा के सामने वाली भुजा को लंब बोल देते हैं, ये आधार है ये, और ये क्या हो गया कर्ण। तो देखो लंब और आधार में ही संबंध है इसमें, लंब और आधार होता है टेन थीटा, टेन थीटा बराबर होता है लंब बटे आधार। तो टेन कितना दे रखा है, टेन दे रखा है आपका 30 बराबर लंब कितना है ए बी और आधार कितना है 30। ठीक है, देखिए टेन 30 का मान क्या होता है 1 बटे √3 बराबर ए बी बटे 30। वज्रगुणन कर दो, 30 ऊपर चला गया, 30 बटे √3 बराबर ए बी। इसको आगे भी कर सकते हो, देखो अगर इसको √3 का भाग इसमें देंगे तो ये 3 कट जाएगा √3 बार, एक जीरो बच रही, 10 √3 आंसर आ जाएगा, 10 √3 ए बी बराबर। और चाहो तो आप इसको परमेयीकरण से भी कर लेना, √3 का ऊपर नीचे गुणा कर देना, तो नीचे 3 बन जाएगा, 3 10 बार भाग चला जाता है 30 में। ठीक है, देखिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है, ऐसा सवाल जरूर मिलेगा आपको प्रश्न पत्र में। देखिए √5 एक अपरिमेय संख्या है। देखो अपरिमेय संख्या ज्ञात करने का तो हमारे पास कोई भी फॉर्मूला है नहीं, हम इसको परिमेय सिद्ध करने की कोशिश करेंगे। अगर ये परिमेय हो जाता है तो तब तो ठीक है, अगर नहीं होता है तो अपरिमेय है ही है। हम करेंगे इसको √5 माना एक परिमेय संख्या है। अगर ये परिमेय संख्या है √5 तो सिंपल सी बात है √5 p बट्टे क्यू के रूप में होनी चाहिए, जहां क्यू क्या नहीं होना चाहिए, जीरो। अगर क्यू जीरो है तो इन्फिनिटी बन जाएगा, अनंत बन जाएगा, और अनंत बनने पर ये पहले से ही अपरिमेय बन जाएगी, जबकि ये हमने क्या मान रखी है, परिमेय मान रखी है। ठीक है, तथा p व q सह अभाज्य पूर्णांक है। देखो सहभाज्य का मतलब क्या होता है, सहभाज्य का मतलब है P और Q का जो HCF निकलेगा वो एक निकलेगा। सहभाज्य का मतलब होता है ऐसी संख्याएं जिनका अगर हम HCF मासा निकालें तो एक आए, जैसे कि 2 और 5 है, 2 और 5 में अगर मासा निकालेंगे तो एक ही आएगा। ठीक है, देखिए ये हो गया तुम्हारा वज्र गुणा, कर लेंगे यहां पे वज्र गुणा, फिर हो गया √5Q बराबर P, दोनों पक्षों का वर्ग कर दो, दोनों पक्षों का वर्ग। सिंपल सा सवाल है बिल्कुल। देखो इसका वर्ग करेंगे तो 5Q² और यहां पर आ जाएगा P²। सिंपल सी बात, क्या लिखेंगे आप इसमें, लिखेंगे जब P² में 5 P² 5 के गुणांक में है। देखो P² में 5 का गुणांक है, जब P² 5 के गुणांक में है तो P भी 5 के गुणक में होगी। अब जब P 5 के गुणक में होगी तो कुछ भी मान लो, इसको P को 5 के गुणक में मान लो, P बराबर जैसे हमने 5x मान लिया। ठीक है, तो इसको रख दो समीकरण 1 में, इससे मान रख दो, समीकरण 1 में मान रखने पर तो ये हो गया 5Q² बराबर P², तो 5x का होल स्क्वायर, तो 5Q² बराबर आ गया 25x², तो Q² बराबर क्या आ गया, 5 का इसमें भाग लग जाएगा 5x²। ठीक है, अब देखो Q भी 5 के गुणक में है यहां पे, Q² 5 के गुणांक में है तो Q भी 5 के गुणक में होगा। अब देखो P में भी 5 मिली, अतः PQHCF बराबर आ गया 5। देखो Q में भी 5 है और P में भी 5 है, 5 से 5 मिल गया, तो इसका मतलब है लास्ट इसका मासा जो है महत्तम वो कितना आ गया, 5 आ गया। अगर महत्तम 5 आ गया तो हमारी एक बात गलत हो गई कि हमने कहा था यहां पे कि इसका महत्तम तो 1 है, जबकि आया क्या है, 5 आया है, तो इसका मतलब विरोध हो गया इसमें, और विरोध हो गया तो इसका मतलब ये परिमेय संख्या नहीं है, ये अपरिमेय संख्या है। चूंकि PQ सह अभाज्य संख्याएं थी, सह अभाज्य संख्या थी, जिसका HCF 1 आता है, जबकि यहां PQ HCF 5
आ रहा है। तो किसके कारण? विरोध के कारण, विरोधाभास के कारण क्या √5 अपरिमेय संख्या होगी। ठीक है, कर पाएंगे? सिंपल है, बिल्कुल कर लेना, देख लेना। हो सकता है वो √5 नहीं दे, √3 दे दे, 7 दे दे, कुछ भी दे दे, वो आपको करना है। देखिए ये कह रहा है ये जो संख्या है, ये जो तुम्हारा समीकरण है, वो इसका गुणनखंड है या नहीं है। तो गुणनखंड में सिंपल सी बात है, इसको इसमें रख देंगे और आंसर अगर हमारा क्या आता है, 0 आता है लास्ट में, जो शेष बचता है तो गुणनखंड है, और नहीं तो नहीं है। 5वें सवाल को देखिए, भाग देख लेते हैं। 2t⁴ 3t⁴ -2t² -9t -12, इसमें भाग देना t² -3 का। देखो देते हैं, आगे की संख्या इसमें से उठा लेते हैं, 2t⁴, इसमें से उठा लेते हैं t⁴, t⁴ से 2 घातें कट गई, 2 घात बची, तो भाग गया इसमें 2t⁴ 2 बार। इसका इससे गुणा करेंगे, 2 की जगह 2, t⁴ का t⁴ 2 करेंगे, t⁴ 4 आ गया, माइनस चिन्ह तो माइनस रख दिया, 3 दूना 6t²। घटाने पर चिन्ह बदलते हैं, ये माइनस का हो गया, ये प्लस का, ये दोनों आपस में क्या हो गए, कट गए। देखो ऐसा मत कर देना, इन दोनों को जोड़ दो, क्योंकि इसमें 3 घातें हैं, इसमें 2 घातें हैं, तो इनको तो आपस में जोड़ ही नहीं सकते। इसको इसमें जोड़ घटाव कर सकते, जो कुछ भी करना है उसमें करेंगे। इसको सिंपली उतार लेंगे। देखो 6 प्लस का है, 2 माइनस का है, 6 में से 2 गया तो प्लस के 4t² बची। बाकी का सवाल जैसे कि जैसे उतार लो। आगे की संख्या फिर उठा लो, 3t³ में t² को भाग दो, 2 घात हट गई, 3t बार गया, प्लस के 3t का गुणा करेंगे इससे, तो ये आ गया 3t³ -3 3 9t, घटाने पर ये माइनस और ये प्लस, ये दोनों कट गए, ये दोनों कट गए, ये आ गया 4t² -12। 4t² में फिर t² का भाग दो, t² से t² गया, कितनी बार गया भाग, 4 बार गया, 4 का गुणा इससे करेंगे, 4t² -12, घटाने पर ये माइनस, ये प्लस, ये दोनों भी कट गए। क्या आया? इसका मतलब गुणनखंड है। ये जो gx है वो px का गुणनखंड है। ठीक है, ऐसा एक भाग आपके लिए आएगा। देखो 6वां सवाल, एक समबाहु त्रिभुज ABC की भुजा। देखो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट सवाल है, बहुत ज्यादा, ये प्रश्नावली 6 का सवाल है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान से करके आना है अपन को। एक समबाहु त्रिभुज ABC की भुजा BC पर एक बिंदु D इस प्रकार है, BD = 1/3 BC, तो सिद्ध करिए 9AD² = 7AB²। देखो ध्यान से करेंगे इसको, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट सवाल है, 6 प्रश्नावली का सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट सवाल है। देखो एक सबसे पहले समबाहु त्रिभुज बना लेंगे। ABC, वो ये कह रहा है BC पर एक बिंदु D है, यहां पे कोई बिंदु क्या बना दिया, D बना दिया। वो कह रहा है BD = 1/3 BC, कुल मिला के ये एक हिस्सा, ये 2 हिस्से हैं। ठीक है, यहां लिखेंगे सबसे पहले, माना समबाहु त्रिभुज की भुजा बराबर x की मान ली। देखो ये x की हो गई, ये x की हो गई, देखो ये हो गई तुम्हारी x/3 की। ठीक है, ये हो गई तुम्हारी यहां से यहां तक 2x/3 की। ठीक है, इसको इससे मिला लो, इसमें एक माध्यिका और खींच दो, ये खींच दी माध्यिका, इस पे नाम दे दिया E। अब तुम जानते ही होंगे कि जो माध्यिका है वो माध्यिका पूरी रेखा को 2 बराबर भागों में काटती है। अब देखो जब ये पूरा x है
तो ये वाला हिस्सा यहां से यहां तक का हो गया x/2 का, और यहां से यहां तक का भी हो गया x/2 का, यहां से लेके यहां तक। देखो यहां से यहां तक है x/3 और यहां से यहां तक है x/2, तो यहां से यहां तक कितने का हो गया, x/2 में से x/3 घटा लेंगे, x/2 में से x/3 गया तो ये बचा 6 और 3 - 2 तो x/6, कितना 6। कोई समस्या? देखो चूंकि BD बराबर कितना दे रखा है उसने, 1/3 BC है, अतः BD बराबर x/3 और DC बराबर कितना, 2x/3। रचना कर लेते हैं। रचना क्या की, AE माध्यिका खींचते हैं। ठीक है, तो AE माध्यिका खींच ली, तो इसका मतलब क्या हो गया, AE माध्यिका अगर हमने खींची तो इसका मतलब हो गया ये DE बराबर x/6। कैसे हुआ वो तो आपको समझ में आ ही गया होगा, x/2 में से x/3 हटा दिए तो x/2 बची है। समबाहु त्रिभुज में जब हम माध्यिका खींचते हैं तो वो शीर्ष लंब का भी काम करती है, वो 90 डिग्री पे करती है। यह एक समकोण त्रिभुज है, एक ये रहा समकोण और एक ये रहा समकोण। सबसे पहले यहां पे लिख भी लेते हैं, सिद्ध करना है। सिद्ध क्या करना है वो इसमें से देख लो, सिद्ध करना है 9AD² बराबर 7AB²। 9AD² बराबर 7, देखो AD है कहां, AD ये रहा, बराबर 7AB², AB² ये रहा। ठीक है, सबसे पहले उत्पत्ति में देखिए त्रिभुज कौन सा उठा लेंगे, त्रिभुज उठाएंगे AED। AED में पाइथागोरस प्रमेय, पाइथागोरस प्रमेय से देखो पाइथागोरस प्रमेय क्या करती है कि कर्ण स्क्वायर बराबर क्या होता है, लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। देखो कर्ण क्या है, AD। AD² बराबर लंब क्या है, AE² प्लस आधार क्या है, DE²। ठीक है, AD की जगह लिखा AD। ठीक है, बराबर AE की जगह AE प्लस DE कितने का है, x/6 का स्क्वायर। ठीक है, कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। देखो AD को AD की जगह, इसको पक्षांतर कर लो क्योंकि AE इसमें भी आएगी बड़ी वाली त्रिभुज में, तो AE को अपन सेफ रख लेते हैं। इसको लिख देंगे माइनस का x/36, x²/36 बराबर AE²। समीकरण 1 नाम दे देंगे इसको। ठीक है, आगे देखिए, दोबारा से पुनः अब की बार कौन सा वाला त्रिभुज उठा लेंगे, AEB। AEB में वही पाइथागोरस प्रमेय, पाइथागोरस प्रमेय बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट सवाल है, ध्यान से करेंगे अगर वहां पे आ जाता है तो ये हो जाएगा तुम्हारा AB² बराबर कितना, AE² प्लस BE²। इसको इधर ही ले आओ, AB² बराबर AE² माइनस BE इधर आ जाएगा, BE की जगह पे अपन x/2 लिख सकते हैं, x/2 का होल स्क्वायर बराबर AE²। समीकरण नंबर 2। देखो ये भी AE के बराबर, ये भी AE के बराबर, दोनों को आपस में कैसा कर लेंगे, बराबर कर लेंगे। तो समीकरण 1 व 2 की क्या कर दी अपन ने, तुलना कर दी। ठीक है, ये है तुम्हारा AD - x²/36, AD² - x²/36 बराबर इधर कितना है, AB² - x²/2 का वर्ग 4 लिख देते हैं सीधा, AB² - x² कितना 4। ठीक है, देखो इसका अपन लासा ले लेते हैं, कितना आ जाएगा 36, 36 का गुणा इससे हो जाएगा 36 AD² - x² बराबर, इसका भी लासा ले लो कितना 4, तो 4 AB² - x²।
देखो अपन ने भुजा तो सारी की सारी मान ही रखी थी x की, तो ए बी की जगह पर अपन x लिख भी सकते हैं। तो देखो चार, जब हर का भाग अगर आपस में चला जाए तो दे भी दिया करो, 4 नाम 36। ये आ गया तुम्हारा 36 AD स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर बराबर 9 का इधर गुणा बज्र गुणा कर देंगे, 36 AB स्क्वायर माइनस पक्षांतर कर लेंगे इसको, तो ये आ गया 36 AD स्क्वायर 36 AB स्क्वायर माइनस 9x स्क्वायर और इधर प्लस का x स्क्वायर। ठीक है, 36 AD स्क्वायर माइनस ये बराबर 36 AB की जगह पे x स्क्वायर ही लिख सकते हैं क्योंकि बराबर भुजाएं थी समबाहु त्रिभुज की, माइनस के 8x स्क्वायर। 36 AD स्क्वायर बराबर 36 में से 8 के कितना 28x स्क्वायर, 36 AD स्क्वायर बराबर 28x की जगह पे वही AB यूज कर दो। ठीक है, ये कट जाएंगे कितने से 4 से, 4 नाम 36, 9 AD स्क्वायर 7 चौका 28 AB स्क्वायर, इतनी सीधा। ठीक है, तो ये समझ में आ गया होगा, काफी अच्छा सवाल है। तो ये ऐसे होगा। आगे के क्वेश्चंस हैं 7 से आगे अपन अगली वीडियो में करने की कोशिश करेंगे। 7 हैं, 7 से ये शुरू हो रहे हैं, ये हैं और कुछ ये हैं, इनको आगे की वीडियो में अपन हल करेंगे। ठीक है, धन्यवाद, बेस्ट ऑफ लक।